everyone, welcome back to my channel, that is Edify HRM, and a very good morning to everybody present over here. आज हम अपनी यूनिट 9 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो बात करता है हमारी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी के बारे में. ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया है? हमने इससे पहले इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ लिया है. मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए थे. इंडस्ट्रियल हेल्थ की बात हमने अलग करी थी, इंडस्ट्रियल हाइजीन की बात हमने करी थी. उसके बाद कल भी मेरा एक वीडियो आया था जो डिटेलिंग्स के बारे में था, जिसमें हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस करे थे. फाइन, टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक. हमारी यूनिट का जो न्यू टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी. हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसको फिनिश करने के बाद एक न्यू टॉपिक हमारा है ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, वो हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन वाला टॉपिक, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, उनकी किन की हेल्थ के बारे में बात करें, किन की इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बातें करें, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में बात करें, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स के बारे में बात करें, दैट इज योर वर्कर्स. उनकी हेल्थ आपको मेंटेन करके रखना इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. आपको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ का, उनके सेफ्टी प्रोविजंस का ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है. ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी में भी हम जो मेन एक्ट जिसको कंसिडर करेंगे, पेरेंट एक्ट जिसे आप कहते हैं, वो होगा आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948. क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ा रही थी मैं इंडस्ट्रियल हेल्थ, तो भी मैंने आपसे कहा था कि मेन जो सेक्शंस है वो आपके इंडस्ट्रियल हेल्थ के जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट से ही लिए गए हैं. इसी तरह से जब हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स पढ़ेंगे, सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो पेरेंट एक्ट होगा वो आपका होगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948, और अदर एक्ट्स के प्रोविजंस जो है वो उसी से कुछ ना कुछ मिलते जुलते होंगे या फिर उसी से रिलेटेड होंगे. ऑलराइट, यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जब आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा रीजन होता है केमिकल्स का एक्सपोजर. ठीक है, फिजिकल लेवल पे जो एक्सीडेंट होते हैं या फिर मशीनरी की वजह से हो जाते हैं या फिर है ना, या उनकी रॉन्ग वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट की वजह से हो जाते हैं, तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है जबकि केमिकल्स का एक्सपोजर जब होने लगता है. ठीक है, तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 3 बहुत ही ज्यादा मेन स्केड्यूल बताए गए हैं. स्केड्यूल 1 बातें करता है लिस्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन हैजार्डस प्रोसेसेस. ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैजार्डस, जहाँ पे बता ही दिया गया है, लिस्ट आउट कर दिया गया है. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने लिस्ट 1 में बता दिया गया है कि भाई ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, रिलेटिवली ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ऐसे काम में ही इन्वॉल्व है जहाँ पर हैजार्डस चीजें बनती हैं या इनका प्रोडक्शन होता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है, सो व्हाट इज शेड्यूल 1 टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, दैट इज लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस. फाइन, अब यहाँ पे स्केड्यूल 2 की बातें करते हैं. ठीक है, 3 स्केड्यूल दिए गए. स्केड्यूल 2 किस बारे में बातें करता है? वो बोलता है कि परमिसिबल लिमिट के बारे में. व्हाट इज द लिमिट दैट इज परमिटेड और ग्रांटेड बाय फैक्ट्रीज एक्ट 1948 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कितनी आप लिमिट तक उस पर्टिकुलर केमिकल का एक्सपोजर कर सकते हो, उसका यूजेज कर सकते हो जब आप अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हो. ठीक है, उसकी एक लिमिट बताई गई है, बिकॉज बियॉन्ड दैट लिमिट इफ यू विल बी यूजिंग दैट केमिकल, तो उसकी एक्सपोजर की वजह से, उसके यूज करने की वजह से, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, आपके वर्कर्स को ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हो जाएंगी. ठीक है, तो इसलिए ये बात बताई गई है आपके स्केड्यूल 2 में. स्केड्यूल 3 किस बारे में बातें करता है? स्केड्यूल 3 भाई जाहिर सी बात है, आपने केमिकल्स का एक्सपोजर ज्यादा कर दिया, लिमिट से ऊपर जाके यूज कर दिया, वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस तो अच्छा हुआ, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो गई, लेकिन आपने अपने वर्कर्स की हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दिया. ठीक है, अब इस चीज को सैक्रिफाइस करने की वजह से लिस्ट 3 में बताई गई है नोटिफाइबल डिजीजेस, मतलब ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जो कि होंगी अगर आपने वो परमिसिबल लिमिट तक वो केमिकल का यूजेज नहीं किया, उसके ऊपर कर लिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके वर्कर्स को डिजीजेस हो जाएंगी. तो ये 3 स्केड्यूल्स बहुत ज्यादा मेन है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इनको डिस्कस कर दिया. Alright, now we will get into your video and we will start one by one from the very beginning, from the very initial level, from the ground level. We will start कि क्या होते हैं industrial accidents. Fine, so let's get started with the video. Alright, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में. ठीक है, एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. अब भाई एक्सीडेंट क्या होता है? अब आप इन फैक्ट्री के एक्सीडेंट्स की बात कर लो, रोड की एक्सीडेंट्स की बात कर लो, तो क्या हमें पता होता है कि हम जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, इट इज ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी प्लान्ड नहीं होता.
किसी भी तरह से हो सकता है। इसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है। इन एक्सीडेंट्स आर नेवर प्लान्ड, वो अनएक्सपेक्टेडली अकर हो जाते हैं अगर आपने सेफ्टी प्रोविजंस नहीं रखे, ठीक है। विच इंटरप्ट्स द ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इट इज एन अकरेंस। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या बोलता है, एक्सीडेंट्स क्या है? इट इज एन अकरेंस इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट कॉजिंग बॉडीली इंजरी, ठीक है। जब हम आपकी बॉडी की इंजरी हो रही है, बॉडी में कुछ डिसेबल्ड आप हो जा रहे हो, आपके बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड हो गए उस एक्सीडेंट की वजह से, तभी आप बोला जाएगा कि हाँ वो एक्सीडेंट था। To a person who makes him unfit to resume to his duties in the next 48 hours. अब ये तुम 48 hours देख रहे हो ना, this is the most important thing from your question point of view, from your exam point of view. आपने सारी नॉलेज ले ली, वही वाली बात है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये नहीं बताया मैम ने। क्वेश्चन बेटा यहीं से बनेगा कि एक्सीडेंट आप कब कहते हो? एक्सीडेंट तब कहा जाता है जब एक पर्सन की बॉडी को हार्म होता है, वो काम करने के लायक नहीं रहता। कितने घंटे तक? नेक्स्ट 48 घंटे तक, नेक्स्ट 48 आवर्स तक अगर वो अपने काम पे जाने के लायक नहीं बन रहा है कि वो काम पे जा सके, कर सके, पैरों पे खड़ा हो सके, तब बोला जाएगा कि हाँ वो एक्सीडेंट हुआ था। छोटी मोटी जो चोट लगती है आधे घंटे में सही हो गई या 24 घंटे में अब सही हो गए, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं दिया जाएगा। ये किसने बोला है? ये आपके फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने पर्टिकुलरली लिख के बता दिया, ठीक है। तो अगर इस तरह की डेफिनेशन आती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पुट अप करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं कि ये बात किस में कही गई है, तो यू शुड बी एबल टू नो कि 48 आवर्स वाली बात कहाँ पे कही गई है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। ओके, सो नेक्स्ट क्या लिखा है? इन अदर वर्ड्स एक्सीडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज नीदर एंटिसिपेटेड नॉट डिजाइन टू अकर, ठीक है। ना तो एंटिसिपेट, क्या हम एंटिसिपेट कर सकते हैं एक्सीडेंट्स को? अगर कर लिया होता तो आज दुनिया में कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता, कोई भी खतरा ही नहीं होता, क्योंकि हमने एंटिसिपेट, ये तो सिर्फ भैया गॉड कर सकते हैं, इंसान के लेवल पर तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अपने दिमाग और अपनी बुद्धि से और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से देख के पता लगा सकते हैं कि ये इंसान जिस तरह से काम कर रहा है, आगे चल के इसको जरूर कोई ना कोई खतरे का सामना करना पड़ सकता है और एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम वो सारे सेफ्टी प्रोविजंस, पैरामीटर्स पहले से बना लेते हैं कि हमारी वर्कर्स को, भाई दुर्घटना घट गई, अब क्या होगा सोचने से, आपको पहले से सोचना चाहिए था, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट होते हैं उनको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते और उनकी आप कब वो अकर हो जाएंगे आप नहीं बता सकते हो। 10 एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड है, एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इन विच एन एक्शन और रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसका एक्शन होगा या फिर रिएक्शन तो हो गई, अ सब्सटेंस, अ पर्सन और अ रेडिएशन रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी, जो भी खतरा होता, जो भी एक्सीडेंट होता, उसके अकर होने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर बंदे को, उस पर्टिकुलर इंसान को, उस वर्कर को क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सीडेंट्स। जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती, जो खुद की वजह से होती हैं, उनको हम एक्सीडेंट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल इंजरी इज डिफाइंड। अब देखो इंडस्ट्रियल इंजरी को भी यहाँ पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है अच्छे से। क्या बोला गया है? पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय विच हैज बीन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट। एक पर्सनल इंजरी की बात कर रहा है जो कि एक्सीडेंट की वजह से हुई है या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से हुई है, एंड विच अराइजेज आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा नहीं कि वो काम पे तो करता है, फैक्ट्री में काम करता है, घर पे चला गया, काम करते करते उसके वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक करा था तो करंट लग गया, इसको थोड़ी बोलेंगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो तब होगा जब एट द वर्किंग प्लेस, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके वर्किंग आवर्स के अंदर जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसको एक्सीडेंट बोला जाएगा। तो यही लिखा है, in the course of employment and which could entitle such employees to compensation under Workers' Compensation Act 1923, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह का खतरा होता है, हमको हमेशा से बात पढ़ रहे हैं कि अगर काम करते समय फैक्ट्री में किसी का हाथ आ गया, किसी का कोई बॉडी पार्ट इफेक्ट हो गया, तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो एम्प्लॉयर की होगी और वहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट करना पड़ेगा अंडर विच एक्ट? वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 1923 या फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनसेशन की बात भी कही गई है। इंजरी के बारे में आपको समझ में आई कि इंजरी किस तरह से डिफाइन करी गई है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे देखेंगे किस किस तरह के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ इंजरी। तीन चीज देखो बताई गई, सीवियर कितना ज्यादा खतरनाक था, ड्यूरेबल कितने लंबे समय तक वो चला, एंड डिग्री ऑफ द इंजरी।
एन एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ हो गई या फिर परमानेंट और प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी टू द इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड मेजर एक्सीडेंट। भाई डेथ हो गई तो अब मेजर नहीं होगा तो फिर कौन सा मेजर होगा? डेथ का मतलब ही है कि वो मेजर एक्सीडेंट था, ठीक है। या फिर परमानेंट, अब ऐसा हो गया है कि आप जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे, आपको हमेशा व्हील चेयर का सहारा लेकर के ही चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पैर जो हो गए वो डिसेबल्ड हो गए, वो परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गए हैं। तो इसी को तो कहते हैं मेजर एक्सीडेंट। इतना बड़ा हादसा हो गया कि आपका एक पैर आ गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन में उसको कट कर दिया, उसको काटना पड़ा। यही तो होते हैं बड़े खतरे। अ कट दैट डज नॉट रेंडर द एम्प्लॉय डिसेबल्ड इज टर्म्ड एज माइनर एक्सीडेंट। एक कट, छोटी मोटी चोट लग गई जिससे डिसेबिलिटी नहीं हुई, थोड़ा सा हाथ कट गया है ना, या उंगली में चोट लग गई, थोड़ी बहुत जो चोट आ जाती है, ठीक है, जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके एम्प्लॉयज को, उनको क्या कहते हैं? माइनर एक्सीडेंट। तो दो टाइप के हमने एक्सीडेंट क्या देख ली, एक मेजर देखा और एक माइनर एक्सीडेंट देखा है। When an employee gets injury with external signs of it is external injury। अब external injury क्या होती? ऐसी इंजरी जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है ना, जिसमें आपके कोई बॉडी पार्ट इफेक्टेड हो गए, वो दिख रहा है एक्सटर्नल लेवल पे। भाई हमें पता है कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है ना, मतलब गॉड ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, लेकिन रोड एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर पता है कि ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ब्रेन में क्लॉटिंग शुरू हो गई है, तो क्या वो दिख रही है आपको ब्रेन की क्लॉटिंग? इंजरी हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ब्लड क्या होता है, निकलता है और अंदर अंदर क्लॉटिंग होने लगती है, वो ज्यादा खतरनाक है। बल्कि कहते हैं कि खून बह जाता तो वो ज्यादा सही होता, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंजरी क्या है? जिसमें ब्लड लॉस हो रहा, आपको दिखाई दे रहा है ये कट हो गया या उसका सिर में प्रॉब्लम आ गई, स्टिचेस लग रहे हैं। इंटरनल क्या होता है? उसके सिर के अंदर ही अंदर प्रॉब्लम, या उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, इतना जोर का झटका लगा कि उसके लंग्स में प्रॉब्लम आ गई, है ना, अंदर की रिब्स। अब जैसे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर क्या ऊपर से पता चलता है? नहीं, उसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता, वो इंटरनल इंजरी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी समझ में आया आपको? इंजरी विदाउट शोइंग एक्सटर्नल साइंस सच एज, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, फ्रैक्चर्ड बोन इज कॉल्ड एन इंटरनल वन। When an injury renders an injured employee disabled for a short period, जैसे शॉर्ट पीरियड अगर किसी को डिसेबल किया है, जैसे एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, तो इसको कहते हैं टेम्पररी एक्सीडेंट, ठीक है। एक दिन तक आप काम नहीं कर पा रहे, आपके पैर में मोच आ गई, ठीक है, या फिर आपका हाथ में बहुत ज्यादा झटका आ गया वो पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करते समय, तो आपने हफ्ते भर का रेस्ट ले लिया, 2-4 दिन का, उससे आपकी क्या जो मसल्स खिंच गई थी वो नॉर्मल लेवल पे आ गई, नाउ यू आर फाइन। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टेम्पररी एक्सीडेंट, छोटा मोटी चीज हो गई, ठीक है, टेम्पररी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब इसको ऑपोजिट में क्या है? मेकिंग इंजर्ड एम्प्लॉय डिसेबल्ड फॉर एवर इज कॉल्ड परमानेंट एक्सीडेंट। अभी मैंने बताया परमानेंट एक्सीडेंट क्या हो गया भैया, वो हमेशा के लिए डिसेबल्ड हो गया, परमानेंट उसको पैरालाइज्ड हो गए, पैर को काट देना पड़ा, इतनी, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता तो शायद पूरी बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए उसका एक आर्म या एक पैर को कट करना पड़ा, या फिर उसकी डेथ हो गई। ये सब कहते हैं मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में हमने बात की थी, एंड दीज आर कॉल्ड परमानेंट एक्सीडेंट ऑल्सो। हाँ, डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय एक्सीडेंट मे बी पार्शियल और टोटल। डिसेबिलिटी कैसे हो सकती है? पार्शियल लेवल पे हो सकती है, थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी, मेरा एक आर्म इफेक्टेड हुआ है, ठीक है, या टोटल डिसेबल हो गई, अब मैं अपनी पूरी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकती हूँ, अब मुझे सारी जिंदगी बेड पे रहना पड़ेगा। फेटल मतलब वो उसकी डेथ हो गई है, इतना बुरा एक्सीडेंट था वो फेटल हो गया, ही हैज डाइड। और नॉन फेटल हो सकती है जिसमें कि डेथ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ तरह की कहते हैं डिसेबिलिटीज थी, इनके बारे में भी अभी हम डिटेल से जानेंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। क्या होते हैं? एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ उसकी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गई है ना, ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, दोज आर इंटरनल एक्सीडेंट्स। एक्सटर्नल मतलब जो दिखाई दे रहा है, किसी का सिर फट गया है, किसी के बहुत ज्यादा एक हाथ आ गया है मशीन के अंदर तो खून ही खून फैल गया, तो मतलब दोज इंजरीज दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से दिख रही है ना। कैंसर की प्रॉब्लम अगर आप हो जाएगी तो वो दिखता नहीं है, वो तो लास्ट स्टेज पर ही जा करके पता चलता है जब आप डायग्नोज करवाने जाते हो। क्या वो ऊपर से पता चलता है? अगर पता चल ही जाता देखने से तो शायद उसका इलाज भी पहले शुरू हो जाता। इंटरनल और एक्सटर्नल आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, कौन कौन से तरह की इंजरीज यहाँ पे हो सकती है? एक मेजर होती है और एक माइनर होती है। माइनर इंजरीज मतलब छोटी मोटी इंजरी जो एक आध दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी रेस्ट लेके। लेकिन मेजर एक्सीडेंट्स के बारे में हमने बातें करी थी जिसमें कि डिसेबिलिटी हो जाती है ना, या फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वही बात कर, जब आप मेजर एक्सीडेंट्स की बात, माइनर है तो कोई बात नहीं, ये तो 1-2 दिन में ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। बट जब हम फेटल की मेजर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो पर्सन की डेथ हो जाएगी या तो वो डिसेबल हो जाएगा।
ठीक है, वो एक उसका आर्म पैरालाइज्ड हो गया, अब वो डिसेबल्ड हो गया है। अब अगर डेथ हो गई तो उसमें तो अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, द पर्सन हैज डाइड। बट अगर डिसेबिलिटी हो गई तो फिर से क्वेश्चन बनता है, क्या वो जिंदगी भर के लिए डिसेबल्ड रहेगा या फिर वो टेम्परेरी लेवल पर डिसेबल्ड। ठीक है, सो डिसेबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स अगेन, टेम्परेरी डिसेबिलिटी या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, टेम्परेरी है तो कितनी टेम्परेरी, मान लो कुछ हफ्ते के लिए, आप कुछ महीनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए आपको नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका बोन फ्रैक्चर हो गई थी आपके पैर की, तो अब क्या है, वो पार्शियल है या फिर टोटल है। ठीक है, परमानेंट हो गया है इंसान तो भी क्या वो टोटल लेवल पे डिसेबिलिटी हो गई उसकी, या फिर पार्शियल, उसका आधा ही पार्ट इफेक्टेड हुआ है, या फिर वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट, मतलब वो पूरा इंसान ही इफेक्टेड हो गया, दैट इज योर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी में भी देखिए 2 टाइप्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी, और टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही 2-2 टाइप्स की हो सकती है, पार्शियल या टोटल। ठीक है, ओके, सो दीज वर द फ्यू टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा अच्छा है, मजेदार है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, आपको समझ में भी आएगा। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड द वेरियस कॉजेज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में बताया गया है? 3 तरह में बांट दिया गया कि 3 ऐसे रीजंस होते हैं, वजह होती है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स अकर करते हैं। पहली क्या है? अनसेफ कंडीशन, मतलब कि वर्क रिलेटेड, मतलब कि एम्प्लॉयर से रिलेटेड, है ना, ऐसी कंडीशंस हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में थी, हमारे फैक्ट्री में थी, जो कि काम से रिलेटेड है, और क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, दिस इज अनसेफ कंडीशन। नो अनसेफ कंडीशन आप देख रहे हो नीचे पिक्चर में, आई हैव पुट दिस इमेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द टॉपिक इन अ बेटर मैनर। अनसेफ कंडीशन कैसे हो गई आपकी? जब देखो इन्होंने गलत यही काम करा कि इतने भारी सामान को उठा के देखो ये चल रहे हैं, ठीक है, और वो भी वर्किंग एरिया में जहां पर एम्प्लॉयज आपके काम कर रहे हैं। अनसेफ एक्ट क्या होता है? अनसेफ एक्ट इज ऑलवेज ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज के पार्ट पे होता है अनसेफ एक्ट। हमारे एम्प्लॉयज का खुद का ऐसा एक्ट था, खुद का उनके ऐसे एक्शंस थे, बिहेवियर थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद से जाकर कहते ना, आ बैल मुझे मार, हम खुद जाकर के भारी सामान के नीचे खड़े हो गए कि भाई आके सिर पे गिर जाओ, पहाड़ आओ और हमारे सिर पे गिर जाओ। सो ये अनसेफ एक्ट हुआ ना। अगर इतनी सेंसिबिलिटी होती, इतनी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती, इतनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती, तो शायद ये बंदा जाकर के उस भारी सामान के नीचे खड़ा ही नहीं होता। उसको पता होता कि कभी ना कभी तो शायद ये गिर सकता है, तो मैं क्यों खड़ी हूँ। तो ये क्या होता है? आपका अनसेफ एक्ट होता है। ठीक है, एंड अदर कॉजेज भी इसमें होते हैं। अनसेफ एक्ट के बाद देखो पिक्चर में 2 चीज और बता रहे हैं। नियर अमिस, नियर अमिस मतलब वो सामान गिरा लेकिन लगते लगते बच गया, मतलब मेरे ऊपर गिरते गिरते मैं हट गया और मैं बच गया। ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है, वी से लाइक दिस ना, चलो हम बच गए। ऑलराइट, और एक्सीडेंट कब कहा जाएगा? जब एक्चुअली बेचारे के सिर पर ही गिर गया एंड इतना सारा ब्लड लॉस भी वहां पे हो रहा है। ठीक है, सो देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ कंडीशंस ओवर हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसेफ कंडीशंस के बारे में। जो यहाँ पे 3 हमने कॉजेस पढ़े हैं एक्सीडेंट्स के। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 थिंग्स इन डिटेल। अनसेफ कंडीशंस क्या होती हैं? ये वर्क रिलेटेड होती, मैंने आपको पहले ही बताया। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, इनकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे वर्क प्लेस पर। दीज आर एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव प्लांट्स, डिटेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव प्लांट्स, ऐसा फॉल्टी लेआउट था, डिफेक्टिव प्लांट था, टूल्स में कमी थी, इक्विपमेंट्स कमी थी, मशीन्स में कमी थी, हमने उसका चेक्स नहीं करवाया, हमने जबरदस्ती उसी लिफ्ट पे काम करवाते जा रहे हैं, वही सारे हमने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जो बरसों पुराने चलते आ रहे हैं। हमने देखा ही नहीं कि वो रोप, जो वो रस्सी जिससे भार उठाया जा रहा है वो कमजोर हो चुकी है, उसके निकल रहे हैं रेशे, अब वो कभी भी टूट सकती है। हमने वो कड़ी, वो लोहे की चेन जिससे हम लोग ऊपर उठाते थे अपने भारी सामान को, वो जंग खा रही है, वो टूटने के कगार पे पहुंच चुकी, उसका चेक तो करवा लो, तुमने देखा ही नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी नहीं है, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि आप वहां पे पर्टिकुलर चेक्स करवाएं, अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे, उनका देख रखाव सही तरीके से करें ताकि उनकी लाइफ लॉन्ग हो सके, उनका यूजेज। सच कॉजेज आर नोन एज टेक्निकल कॉजेज। टेक्निकल कॉजेज क्या होते हैं? जब आपकी एक्सीडेंट होती है डिफेक्टिव प्लांट्स की वजह से, ठीक है, टेक्निकलिटी की वजह से, डिफेक्टिव टूल्स की वजह से, इक्विपमेंट्स की वजह से, मशीनरी की वजह से, तो इनको हम कहते हैं टेक्निकल कॉजेज। दे अराइज व्हेन देयर आर इम्प्रॉपर गार्डेड इक्विपमेंट्स
आपने इक्विपमेंट्स लगवा दिए, मशीनरी लगवा दी, अभी हम बात करेंगे उसकी फेंसिंग नहीं करवाई। हमें पता था कि फेंसिंग ऑफ द मशीनरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन दैट मशीनरी इज इन मोशन, तो वो उसमें प्रॉब्लम, उसमें इस तरह के स्पाइक्स लगे, अगर आते जाते पैसेज में किसी का स्लिप हो गया या गलती से भी कोई एक कपड़ा भी फंस गया तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें लिखा था कि वहाँ पे फेंसिंग ऑफ द मशीनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमने उसको नहीं करवाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बिकॉज हमने उसको गार्ड नहीं करा अपने इक्विपमेंट को, वहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। डिफेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, फॉल्टी लेआउट हो गया, लोकेशन ऑफ द प्लांट, हमें पता था कि वो प्लांट खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हमारे वर्कर्स का आना जाना होता है। हमें उसको एक तरह के गार्डन एरिया में या खुले एरिया में, ग्राउंड एरिया में लगाना चाहिए था जहाँ पे इतने लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने उसका लोकेशन ही गलत तरह से कर दिया। ठीक है। इनएडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट्स, इनएडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट मतलब हमको पता है कि लाइटिंग की फैसिलिटी देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेंटिलेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बिना अगर लाइटिंग ही नहीं है तो आपके वर्कर्स किस तरह से मशीनरी पे काम करेंगे, वहां पर क्या होगा, खतरा तो बनता ही है। अनसेफ स्टोरेज की प्रॉब्लम ले लीजिए, इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस की प्रॉब्लम ले लीजिए, मतलब आपने उनको सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड ही नहीं करवाए, उनको आपने उनको आई गेयर्स नहीं प्रोवाइड करवाए, आपने उनको पीपीई किट्स प्रोवाइड नहीं करवाई, आपने उनको कोई भी सेफ्टी डिवाइसेस दिए ही नहीं, तो क्या होना था, वहां तो खतरा अगर होना ही था, वहां तो एक्सीडेंट होने ही थे, उनकी आईज में तो प्रॉब्लम आनी ही थी। आपने क्यों नहीं उनको गॉगल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। ठीक है। सो दीज आर टेक्निकल कॉजेज। ठीक है। और ये कब अराइज होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयर ठीक से अपने वर्कर्स को क्या करता है, वहां पे लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं है या वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे सेफ्टी लेवल्स नहीं दिए गए, सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। ठीक है। अभी हमने टेक्निकल कॉजेज के बारे में अच्छे से जान लिया है। नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करेंगे, हम बातें करेंगे साइकोलॉजिकल रीजंस के बारे में। साइकोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं, सच एज वर्किंग ओवर टाइम। ठीक है। मोनोटनी हो गई, फटीग हो गया, टायर्ड हो गया बंदा, फ्रस्ट्रेशन आ गई है, एंजाइटी आ गई, आर सम ऑफ द कॉजेज दैट कॉजेज एक्सीडेंट। हमें ये पता है कि हमारा इंसानी दिमाग है, हम एक लेवल तक काम कर सकते हैं, जब हम पढ़ाई की भी बात ले सकते हैं। दैट इज वाई आई टोल्ड यू डोंट रश अप, क्योंकि अगर हम लास्ट मिनट पे रश अप करेंगे ना हमारे एग्जाम टाइम में, तो हम क्या पढ़ते हैं और वो कितना रिटेन रहता है ये हम खुद जानते हैं। सब के सब मर्ज अप हो जाता है और वर्ड्स आपस में मिलने लगते हैं, है ना, वो ब्लर होने लगते हैं, है ना, सारे लेटर्स आपस में मिल जाते हैं। तो एक टाइम के बाद हमारा माइंड कहता है कि वी कैन नॉट एब्जॉर्ब मोर दैन दैट, हमारी भी एक लिमिट होती है, वी कैन नॉट वर्क और वी कैन नॉट लर्न स्टडी बियॉन्ड दैट। इजंट इट? इतना ज्यादा मोनोटनी मत कर लो सुबह से लेकर शाम तक कि अब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है बिल्कुल। अभी हम तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बट सपोज अगर आपको ऐसी खतरनाक मशीन्स पे काम करना हो, मुझे पता है जिसमें थोड़ी सी अगर मेरी लापरवाही बरती तो मेरी खुद की जान पे बात बनाएगी, है ना। यहाँ तो बुक्स है, आप पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आया तो आप थक जाओगे, नींद आने लगेगी, है ना। बट वहां पे अगर आपको नींद आ गई, आपकी आंख बंद हो गई, तो आपको क्या लगता है, आपका एक पूरा आर्म डिसेबल हो जाएगा, आपकी जिंदगी पे बात आ सकती है। तो वहां पे तो ये बातें बन ही नहीं सकती। ठीक है, कि आप थके हो तो नहीं, आप नहीं काम कर सकते, आप फटीग हो रही तो नहीं कर सकते। यू नीड प्रॉपर रेस्ट, यू नीड प्रॉपर डाइट, यू नीड प्रॉपर स्लीप। आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी है, आपको एंजाइटी नहीं होनी है, आपको शॉर्ट और प्रॉपर ब्रेक्स मिलते रहने चाहिए। अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे इतने थ्रेट्स दे दिए जाएंगे कि इतना इतना प्रोडक्शन आज नहीं हुआ तो यू वुड बी फायर्ड, तो इस जल्दी में ही कितने वर्कर्स जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, और जिनकी वजह से वो स्पीड मशीनरी की भी एक सेट करी जाती है, उसके बियॉन्ड जाके आप मशीनरी को नहीं ऑपरेट कर सकते। प्रोडक्शन लेवल आपका तेज हो जाएगा, लेकिन वहां पे वो एम्प्लॉइज के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आपको एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करके चलना है, आप किसी को थ्रेट्स नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं फ्रेंड्स, मोनोटनी की बात कर रहे हैं, फटीग की बात कर रहे हैं, टायर्डनेस की, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको माइंड की वजह से आपको प्रॉब्लम्स देती है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस। सेफ्टी एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई दैट देयर आर सम हाई डेंजर जोन्स इन एन इंडस्ट्री। अब सेफ्टी मैनेजर को भी अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओशा के बारे में भी बताऊंगी आपको डिटेल में कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जो सेफ्टी एक्सपर्ट अपॉइंट करा जाता है वो आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज है, पर्टिकुलर जोन है हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। जैसे कि हैंड लिफ्ट ट्रक्स क्या होते हैं, जो कि हाथ से उठाए जाते हैं, व्हील बैरोज होते हैं, गेयर्स एंड पुलीज,
सॉ होते हैं, हैंड रेल्स होती हैं, चिजल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रॉप लाइट्स एक्सेट्रा। ये क्या होता है? वेयर अबाउट 1/3 ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर। ये ऐसे वो जोन्स सेफ्टी ऑफिसर ने, सेफ्टी एक्सपर्ट ने आइडेंटिफाई करे कि 1/3 एक्सीडेंट जो होते हैं वो इन्हीं एरियाज में होते हैं, जहाँ पे हैंड लिफ्ट ट्रक्स होती है, व्हील बैरोज से काम होता है, गेयर्स की बात है, पुलिस की बात है, यहीं पर ही सबसे ज्यादा मतलब 1/3 एक्सीडेंट्स इस जोन में अकर करते हैं। नाउ वी विल सी कि किस तरह से आपके हैंड लिफ्ट ट्रक्स होते हैं, ठीक है, वी विल सी टू दिस। नाउ यहां पे देखो किस तरह से है ये ट्रक, यहां पर है एंड दिस इज द हैंडल प्रोवाइडर, ठीक है। इस हैंडल की मदद से आपको क्या करना है, इसको लिफ्ट अप करना। कैन यू सी, ये चीज लिफ्ट हो गई है। अब ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आप भारी सामान रखोगे, ठीक है, और उसको आपने हाथ इस हैंडल की मदद से क्या करा है, लिफ्ट करके ऊपर किया। तो भार लग रहा है ना, ताकत लग रही, आपने उसको हैंडल को नीचे किया तभी तो वो पर्टिकुलर चीज ऊपर लिफ्ट अप हो रही है। तो ऐसे खतरे क्या है, यहाँ पे 1/3 ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्हीं जोन्स में होते हैं। व्हील बैरोज की बात देखिए, भाई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है भारी सामान है, अगर इतना ज्यादा हम इसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स पे जोर पड़ेगा, हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे सीने पे जोर पड़ने लगता है अगर हम एक्सेसिव वेट उठाने की कोशिश करते हैं। व्हील बैरोज देखिए क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे गार्डन एरिया का तो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह रखें, व्हील बैरोज ब्रिक्स रख करके भी यूज होते हैं, ठीक है, सिंगल व्हील इसमें होता है, ब्रिक्स रख के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे आप ब्रिक्स को, सीमेंट को या फिर आप अपने सैंड को इधर से उधर ले जाने के काम में ये आते हैं, और ये भी काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। यहाँ पर भी 1/3 एक्सीडेंट्स इन सारे एरियाज में ज्यादा अकर होने के चांसेस होते हैं। चिजल क्या है, कैन यू सी दिस टूल? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये टूल अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा काम करते समय, दिस इज नोन एज चिजल। नेक्स्ट, अब हमने अनसेफ कंडीशंस की बात कर ली है जो कि एम्प्लॉयर के पार्ट पे होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनसेफ एक्ट्स। मैंने आपको अनसेफ एक्ट्स के बारे में क्या बताया, अनसेफ एक्ट्स वो होते हैं जो कि एम्प्लॉय के पार्ट पे होते हैं। एम्प्लॉय की इस तरह की हरकत थी, उसके अंदर गैर जिम्मेदारी वाली बात आ गई, इररिस्पॉन्सिबल हो गया, तो वहां पे खतरे अकर हो गए। क्वेश्चन, अनसेफ एक्ट्स लीड्स टू एक्सीडेंट्स। क्या बता रहा है, अनसेफ एक्ट्स जो होते हैं वो आप क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स को पैदा करते हैं, उसी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ वी विल रीड इट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू सर्टेन एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। अब ये वर्कर्स की वजह से ये आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दीज एक्ट्स मे बी द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और स्किल ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर। अब ये क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स, ये इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर हमने ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवाई थी अपने वर्कर्स को, हमने बताया ही नहीं था कि आपको किस तरह से इस पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करते हैं। मैंने वर्कशॉप्स नहीं ऑर्गेनाइज करवाई है, मैंने न्यू मशीनरी लाके लगा दी है जिसके बारे में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन मैंने अपने वर्कर्स को कोई भी तरह की गाइडेंस या फिर एडवाइस दी ही नहीं थी। उनको नॉलेज ही नहीं थी किस तरह से उस मशीन को ऑपरेट करना है, कि हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपर्ट जो है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास वो पर्टिकुलर स्किल है वही जाके केवल उसको चला सकता है। सो वॉट विल हैपन, सर्टन बॉडीली डिफेक्ट्स एंड रॉन्ग एटीट्यूड। ये भी हमारा रॉन्ग एटीट्यूड भी कई बार रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे अनसेफ एक्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में उनकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। किस तरह से, अब आपको इंस्ट्रक्ट करा गया था कि दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस मशीनरी ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ द पर्सन, जो आपके सीनियर है, जो आपके बॉस है, उनके सुपरविजन में ही आप केवल वहां पे काम कर सकते थे या उस मशीनरी को ऑपरेट कर सकते थे। बट व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग एटीट्यूड आपने क्या सोचा कि नहीं, आई डोंट नीड एनीबडी सुपरविजन बिकॉज आई एम सो सीनियर ओवर हियर, मेरे पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं क्यों जाके किसी की बात सुनूं, किसी के अंदर में जाके काम करूं। सो व्हाट विल हैपन, यू विल डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट मशीन, जबकि आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी है, ये न्यू मशीन है जिसपे काम करने के लिए आपको नॉलेज एक अलग से चाहिए, एक अलग से आपके पास स्किल होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपकी खुद की जान खतरे में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इनसफिशिएंट नॉलेज है। कभी कभी क्या होता है, बॉडीली डिफेक्ट्स की वजह से भी हो जाता है, रॉन्ग एटीट्यूड हो जाता है वर्कर्स का, उसकी वजह से क्या है, आपके अनसेफ एक्ट्स आपके इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, जैसे ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी। अब एक एक करके अनसेफ एक्ट समझते हैं ना, ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिनकी वजह से होता है आपका एक्सीडेंट। सो ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी नहीं थी उस पर्टिकुलर मशीनरी पे काम करने की, लेकिन आप जाकर के उसी पे काम करने लगे, ठीक है। फेलियर टू यूज सेफ्टी अटायर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
आपको प्रोवाइड करवाया गया था, वही वाली बात है रॉन्ग एटीट्यूड। जब आपको पीपीई किट्स प्रोवाइड करवा दी गई है कि आप इसको पहन करके ही बैंक डीलिंग का काम करिए, बट इन योर ओवर कॉन्फिडेंस आप उस सेफ्टी अटायर को, पीपीई किट को पहन ही नहीं रहे हो कि मुझे क्या कर सकता है कोरोना वायरस, मुझे तो कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो इट इज हुज मिस्टेक? ये किसकी मिस्टेक है? बैंक की मिस्टेक है? बैंक की मिस्टेक नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी खुद की मिस्टेक है, क्योंकि आप इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आप उनको पहनने को तैयार ही नहीं हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपको कुछ होगा ही नहीं। इन योर ओवर कॉन्फिडेंस, इन योर रॉन्ग एटीट्यूड। केयरलेस थ्रोइंग ऑफ मटेरियल एट द वर्क प्लेस, भाई आपने प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं करी। हाउसकीपिंग पुअर हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग का काम किसका काम होता है? एम्प्लॉयर का काम होता है। ये अनसेफ कंडीशंस में आता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखो बन सकता है। यहाँ पे केयरलेस थ्रोइंग ऑफ मटेरियल, इधर उधर मटेरियल को फेंक के रखना, अपनी इस जगह पे वापस ना रखना, ये भी क्या होती है, एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है एम्प्लॉयज की तरफ से, जिसकी वजह से भी आपके पैर के नीचे कोई सामान आ गया, आपके सिर पे कोई ऐसा आपने डंप कर दिया, आप वो चीज आके गिर गई, तो जिसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गए। वर्किंग एट अनसेफ स्पीड, टू फास्ट और टू लो, अभी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा तेज काम करने लगे हो, हाँ, कि मुझे तो प्रोडक्शन प्रोसेस अपना जल्दी से करना है या मुझे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है आज इस प्रोडक्ट की, तो मैं अपनी स्पीड जो मशीन की है वो ज्यादा मैं बढ़ा दूंगा। भैया स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन होने लगेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन आपकी खुद की जान पे क्या हो रही बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स अनसेफली। अनसेफ इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो या फिर किसी इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हो उसके सही तरह से नहीं, उसके दूसरी तरह से, मतलब यू आर जस्ट नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ यूजिंग द इक्विपमेंट सेफली। रिमूविंग सेफ्टी डिवाइसेस, आपने खुद ही के खुद रबर हैंड ग्लव्स जो आपको प्रोवाइड करे गए थे आपने हटा दिए। मैं तो इलेक्ट्रिसिटी पे ऐसे ही काम कर सकता हूँ बिकॉज आई एम सो एक्सपीरियंस, आई डोंट नीड दिस। एकदम से करंट लगा, आप जमीन पे आके गिर गए और आपको डिसेबलमेंट हो गया, आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई, तो ये क्यों आपने अपने रबर हैंड ग्लव्स को क्यों हटाया था? वाई हैव यू रिमूव दैट सेफ्टी डिवाइस व्हेन विच वॉज प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट? आपको नहीं हटाना चाहिए था, जो कि आपके ओनर ने आपको प्रोवाइड करी है। आपने अगर सेफ्टी डिवाइस हटाई है तो ये किसकी गलती है? ये मेरी खुद की गलती भाई। अगर मैं हेलमेट नहीं लगा रही हूँ, बाहर पुलिस चिल्ला के बोल रही दैट यू हैव टू वेयर हेलमेट्स, ही इज पुटिंग फाइन, सो इट इज फॉर माई गुड, फॉर माई वेलबींग। कल को खुदा ना करे मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो एटलीस्ट मेरा हेड तो सेफ रहेगा ना। हेलमेट मैंने नहीं लगाई थी तो मैं किसको ब्लेम करूंगी? पुलिस को जाके ब्लेम करूंगी, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करूंगी। आई वुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू ब्लेम एनीवन बिकॉज वो मेरा खुद का ऐसा एक्ट था कि मैंने हेलमेट लगाना जरूरी ही नहीं समझा हुआ है, बिकॉज मैं तो एक्सपर्ट स्कूटी मेरे को आता है चलाना, सो आई डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। तो ये किसकी जिम्मेदारी, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया, इट वुड बी माइन। ठीक है, नॉट टेकिंग अनसेफ पोजीशन अंडर द सस्पेंडेड लोड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कि लोड्स है उसके अंडर में ही जाके आप खड़े हो जा रहे हो। क्यों खड़े हो रहे हो? व्हेन यू नो दैट थिंग इज सो हैवी, है ना, तो उसके नीचे आपको नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है आपके सर के ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करना, अपने कोवर्कर्स को टीज करना, अब्यूज करना, लड़ाई झगड़ा करना, डे ड्रीमिंग, सोते दिन में रहते रहते सपने देखना, हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, हमें अपने घर का ख्याल आ रहा है या हमें कोई और काम की बात याद आ रही है कि यहाँ से जाने के बाद हमें ये करना है। सो यू आर नॉट 100% प्रेजेंट मेंटली ऑन योर वर्क। ठीक है, क्या इसकी वजह से आप अपने कोवर्कर्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हो? ठीक है, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उनको अब्यूज कर रहे हो, तो इसकी वजह से आप क्या है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो जहां पर भी आप काम कर रहे हो, और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। नेक्स्ट, वंस ओन एक्सीडेंट प्रोन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। अदर कॉजेज में क्या हो सकते हैं? अदर कॉज देखो मैंने 3 बताया था ना, अनसेफ कंडीशंस बताई थी, अनसेफ एक्ट्स बताए थे, अदर कॉजेज क्या है? दीज कॉजेज अराइज आउट ऑफ अनसेफ सिचुएशनल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये कैसे आती है? अनसेफ सिचुएशनल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, दीज में इंक्लूड, इसमें क्या क्या होता है? नॉइज हो सकती है ना, अनसेफ सिचुएशन है, वेरी हाई टेम्परेचर हो सकता है, मतलब आपने बहुत ज्यादा या तो टू हॉट कर दिया या तो टू कोल्ड लो कर दिया टेम्परेचर को, ह्यूमिड कंडीशंस हो गई, बैड वर्किंग कंडीशंस हो गई, अनहेल्दी एनवायरनमेंट इज देयर, स्लिपरी फ्लोर्स इज देयर, एक्सेसिव ग्लेयर, बहुत ज्यादा ही चमक हो रही है, डस्ट एंड फ्यूम इज देयर, एरोगेंट बिहेवियर ऑफ डोमिनेटिंग सुपरवाइजर इज देयर। ठीक है, तो ये भी कुछ अलग तरह के कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, आपका
एक्सीडेंट होता है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ भी ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आ रही, इट इज़ वेरी सिंपल, और मैंने सब के सब आपको इंडस्ट्रियल हेल्थ जब पढ़ा रही थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे, और ये आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से। ओके, सो व्हाट दिस एक्ट सेज, ये एक्ट किस बारे में बातें करता है? ये बोलता है सेफ्टी प्रोविजंस ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द एक्ट। ठीक है, सेफ्टी प्रोविजंस की सबसे ज्यादा प्लेस है किसमें, जगह है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। ग्रेटर स्पीड एंड इंक्रीज इन मैकेनाइजेशन हैव टेंडेड टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स। अब हमें पता है कि आज का ज़माना तो भाई कॉम्पिटिटिव, यू नो इट इज़ सो कॉम्पिटिटिव, इट इज़ ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करना है। किसी भी एरिया में आप देख लो, जब तक कि आप सुपरबली बेस्ट नहीं होंगे, आपका आपका नाम नहीं है, आपकी चीज़ों को नहीं प्रेफर करा जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों ने या वर्कर्स ने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को इनहांस कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, वो ज़्यादा तेज काम करते हैं ताकि, क्योंकि वो चाहते हैं उनका वर्क कम समय में वो ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके, कम समय में वो ज़्यादा काम कर सके। इसकी वजह से आजकल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, न्यू प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेफ्टी हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स टू द मिनिमम। जो नए प्रोविजंस आए हैं वो किस बारे में बातें कर रहे हैं कि आपको अपने इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स को कम करना है, बिल्कुल मिनिमम पे कर देना है। ठीक है, इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। Attempts have been made to keep the provisions at par with the standards adopted by industrial advanced country of the world। जो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री हमारे वर्ल्ड की, वहाँ से हम लोग ने बहुत सारे प्रोविजंस को देखा है और लेने की कोशिश करी है, सो दैट हम अपने कंट्री में भी उस चीज़ को इन्वॉल्व कर सके। सम ऑफ द सेफ्टी प्रोविजंस हैव बीन डिस्कस्ड अंदर, कुछ सेफ्टी प्रोविजंस जो है उसके बारे में हम बातें करेंगे। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले देखो सेफ्टी प्रोविजंस की हमने बातें करी और हम अभी आगे चल के करेंगे, बट मैं उससे पहले आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। मशीन्स दैट आर यूज्ड इन फैक्ट्री, हम किस बारे में बातें कर रहे हैं? हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं और सेफ्टी की बात कर रहे हैं। अब भाई फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पढ़ रहे हो, फैक्ट्री की बात कर रहे हो और मशीन्स के बारे में नहीं जानोगे, डज दिस मेक सेंस? जब तक कि मैं आपको ये ना बता दूं कि कौन कौन सी मशीन होती है, किस किस तरह की होती है, वो कैसे ऑपरेट करती है, उसमें कौन कौन से इंजन लगे हुए हैं, जब आपका ये टर्म आएगा पावर, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरी, क्या मैं इसको बोल के ऐसे ही आगे बढ़ जाऊं या फिर लिटरली यू शुड बी एबल टू नो, आपको इस बारे में जानना जरूरी है कि ये वाली जब मैम बात कर रही है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारे टर्म्स जो कि आपके लिए टेक्निकली न्यू हो सकते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, तो मैंने इसको अलग से लिस्ट आउट कर दिया है। पहले हम इनकी बातें करेंगे, तब हम डिटेल में जाएंगे अपनी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में और उसके हर एक सेक्शंस को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग। यहाँ पे देखो पावर की बात लिखी है। पावर मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ मशीन। हमें पता है फैक्ट्रीज एक्ट में क्या होता था, वहाँ पे कुछ कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं। ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा लोग और 10 या 10 से ज़्यादा लोग की बात बताई गई थी और वहाँ पे विद द एड ऑफ पावर और विदाउट द एड ऑफ पावर की भी बात थी। तो पावर क्या बातें करता है? पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो कि एक मशीन के थ्रू ट्रांसमिट हुई या फिर निकली है। प्राइम मूवर का क्या मतलब होता है? एनी इंजन, मोटर एसेट्रा विच जनरेट्स और प्रोवाइड्स पावर। प्राइम मूवर एक ऐसा इंजन होता है या फिर मोटर होती है और इसी से क्या होता है? पावर निकलती है। ट्रांसमिशन मशीनरी क्या है? अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ पुलीज, belts, wheels, etc. This device is used to transfer the motion of a prime mover to another machinery. एक पर्टिकुलर मशीनरी है जो चल रही है, इसी से ही क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी निकल रही है ना, इसी में पावर जा रही है तो इसी से एनर्जी निकल रही है। Now what is happening? अब वो पर्टिकुलर इंजन चल रहा है, उससे क्या फायदा? जब तक कि आपने उसमें ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स वो अटैच ना करे तो क्या चल रहा था? वो अकेले के इंजन चलता रहेगा खड़े होकर के। जब तक आप इंजन में ऐसी कोई मशीनरी फिट नहीं करोगे, चाहे वो कटिंग की मशीन हो, चाहे वो पुलीज हो, बेल्ट्स हो, व्हील, जब तक आप नहीं लगाओगे तो तब तक उस इंजन का क्या फायदा? वो अकेले ही चल रहा है। अरे इंजन जब चलता है तो उसके थ्रू हम व्हील्स लगाते हैं अपनी गाड़ियों में, तभी तो हमारी गाड़ी चलती है। अकेले गाड़ी का इंजन चलता रहेगा तो उससे क्या फायदा होने वाला, आप मुझे बताइए। जब तक कि आपने उसको अपनी बाइक में फिट नहीं कर लिया, उसमें व्हील्स नहीं लगा दिए, तब तक उस अकेले बाइक के इंजन का कोई फायदा होने वाला कोई? तो ट्रांसमिशन मशीनरी उसी को कहते हैं। ठीक है, ये डिवाइस होती है जो कि ट्रांसफर करती है मोशन
ये ऐसी मशीनरी है जो प्राइम मूवर के मोशन को ट्रांसफर करती है दूसरी मशीनरी में। नेक्स्ट, पुलिस की बात करते, कैन यू सी, पुलिस फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मशीनरी। अभी मैंने आपसे बात बताई थी कि पुलिस जो होती है वही होती है आपके ट्रांसमिशन मशीनरी का पार्ट। सो कैन यू सी पुली। नेक्स्ट, स्ट्राइकिंग गियर क्या होते हैं? दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बेल्ट्स इन अ पुली। स्ट्राइकिंग गियर होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं बेल्ट्स के मूवमेंट को। पुली तो ये पर्टिकुलर चीज है, कैन यू सी, पुली इज दिस, एंड इसमें जो बेल्ट्स लगे होते हैं इनके मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन? स्ट्राइकिंग गियर। नेक्स्ट, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स क्या होती है? सेल्फ एक्टिंग मशीन्स होती है, इट मीन्स ऑटोमेटिक मशीन्स, ठीक है। दे एक्ट विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, ऑलराइट। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? लाइंग अक्रॉस। ये एक वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, इट इज नोन एज लाइंग अक्रॉस। अब गेयर्स कौन कौन से होते हैं मशीन में? जब हम गेयर्स की बात करते हैं, इट सेज दैट दे आर हेल्पफुल इन ऑल काइंड्स ऑफ मशीन्स। हर गाड़ी में गेयर होते हैं। दे हेल्प टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज फोर्स एंड टू चेंज डायरेक्शंस, ऑलराइट। वॉर्म्स एंड स्पर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ गेयर्स। अब वॉर्म्स और स्पर्स होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं गेयर के। वॉर्म और स्पर क्या होता है? कैन यू सी, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वॉर्म, एंड वॉर्म गेयर क्या होता है? इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं वॉर्म गेयर। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज अ स्पर? अब आप स्पर भी सोचोगे तो स्पर इज योर स्पाइक्ड व्हील। कैन यू सी द स्पाइक्स ओवर हियर इन द व्हील? दिस इज नोन एज स्पर। तो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करी, जितने भी इंजन्स होते हैं, मशीनरी के पार्ट्स है, ट्रांसमिशन मशीनरी क्या होती है, प्राइम मूवर क्या होती है, पुली क्या होती है, स्ट्राइकिंग गियर क्या होता है, उसमें बेल्ट कैसे यूज होते हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से अपनी कोशिश करी बताने की, सो दैट यू मे बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर एक्चुअली इनटू द टॉपिक। जब हम टॉपिक को समझे तब आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। अब हॉइस्ट की बात करते हैं। हॉइस्ट देखो क्या होता है? हॉइस्ट अलग होता है लिफ्ट से। लिफ्ट आपकी कंपार्टमेंट्स में यूज होती है, या फिर आपके अपार्टमेंट्स में यूज होती है, आपके मॉल्स में यूज होती है, लेकिन हॉइस्ट जो होते हैं ना वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पर ही यूज होते हैं। जहाँ पे बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस जगह पे क्या यूज होते हैं? हॉइस्ट। Now we will talk about Factories Act 1948। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम अलग अलग तरह के सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 21 से हम स्टार्ट करके सेक्शन 40 तक हम यहाँ जाएंगे, और इस हर एक सेक्शन में बताया गया कि आप किस तरह से अपने वर्कर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड कर सकते हो। हमने एक्सीडेंट्स के बारे में समझ लिया, हमने डिसेबलमेंट के बारे में समझ लिया, हमने फर्टिलिटीज के बारे में समझ लिया, हमने इंजरीज के बारे में समझ लिया। होते हैं, बट इट इज द थिंग दैट हमें ये बताना है कि इसकी सेफ्टी प्रोविजंस हम क्या यहाँ पे दे सकते हैं। होते हैं एक्सीडेंट्स, हमको ये पता है, लेकिन आपने क्या सेफ्टी प्रोविजंस यहाँ पे बताए हैं आपने अपने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हर एक सेक्शंस के अंदर जो आप अपने वर्कर्स को दोगे, उसके बाद ही आप अपने एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हो, है ना। तो किस किस तरह से आपको फेंसिंग करनी मशीनरी की, आपने लिफ्ट्स को यूज करना है, क्या पर्टिकुलर लिफ्टिंग वेट्स होते हैं, मेल्स के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, एडोलेसेंट्स के लिए अलग। तो ये सारी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इन आर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन ऑल दी सेक्शंस गिवन ओवर हियर। सो हम लोग इसको एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट फेंसिंग ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी क्या है? एवरी मूविंग पार्ट ऑफ अ प्राइम मूवर। मैंने आपको प्राइम मूवर अभी के अभी डिस्क्राइब कर दिया है। एवरी मूविंग पार्ट ऑफ अ प्राइम मूवर एंड एवरी फ्लाई व्हील दैट इज कनेक्टेड टू अ प्राइम मूवर। हेड रेस की बात करते हैं, टेल रेस की बात करते हैं, ऑफ एवरी वाटर व्हील एंड वाटर टर्बाइन, एंड इफ नेसेसरी एवरी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर का हर पार्ट, ठीक है, ऑफ एंड एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मशीनरी मैंने आपको बताई थी, जो कि मशीनरी उसको वो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है ना, जो आपकी इंजन मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें आपको कोई ना कोई फ्लाई व्हील, कोई ना कोई आपको उसमें इक्विपमेंट, कोई ना कोई मशीनरी उसमें आपको कनेक्ट कर रही है, देन ओनली द पावर वुड बी ट्रांसमिटेड टू दैट पर्टिकुलर मशीनरी। Every dangerous part of any other machinery shall be securely fenced by। देखो यहाँ पे सीधी सी बात क्या कही गई है, ये बोली गई कि whatever the machines are and they should be actually what fenced up। Every dangerous part of any other machine, जो भी dangerous part है, can you see this picture over here?
कैन यू सी हाउ इट हैज बीन फेंस्ड अप। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फेंसिंग लगा दी गई इस मशीनरी की, सो दैट जब ये मशीनरी चलती है तो आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट इससे इफेक्टेड ना हो। ऐसा ना हो चलते चलते फ्लोर गीला था, हल्का सा मैं स्लिप हो गई तो मेरा एक पैर आ गया मशीनरी में। इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ी हो जाएंगी हमारे साथ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो पैसेज ऐसा था, वहां से ज्यादातर हमारे वर्कर्स का आना जाना था। अब उसी के पास मैंने अपनी मशीनरी लगा दी, इसका क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारा कोई ना कोई एक्सीडेंट बड़ा खतरा ले सकता है। ये ना हो इसलिए वहां पे उसकी फेंसिंग प्रॉपर तरह से करवा दो। ओके, नाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स इन दिस रिगार्ड। जब मैं आपको इंडस्ट्रियल हेल्थ पढ़ा रही थी, इंडस्ट्रियल हाइजीन पढ़ा रही थी, तब भी मैंने आपसे कहा था, क्या बताया था कि रूल्स बनाने का हक किसको है? Who would be making rules in this regard? Only state government. All right. So here also when we are talking about industrial accidents and safety, who would be making rules? He is state government. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 22 के बारे में, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। नाउ व्हाट इज दिस इमेज सेइंग? कॉशन, डू नॉट एंटर व्हाइल मशीनरी इज इन मोशन। ये एक बात यहाँ पे बोल रही, जब मशीन चल रही है, काम कर रही, तो उसके बीच में जाके आप उसको फिट मत करने लगो, उसके बीच में जाके उसकी ऑयलिंग मत करो, उसके बीच में जाकर के उसकी एडजस्टमेंट मत करो। लेट दैट मशीन स्टॉप एंड व्हेन दैट मशीन इज इन मोशन यू शुड नॉट इवन वर्क की बात छोड़ो, आप उसके पास तक नहीं जा सकते हो। ठीक है, now let's read about it. Where in any factory it becomes necessary to examine any part of machine while the machinery is in motion. अब क्या हो रहा है, ऐसी फैक्ट्री जहां पे जरूरी है कि वो आप उसका चेक केवल तभी कर सकते हो वो जब मशीन चल रही है। जब वो बंद हो जाएगी तो हम उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? मेरी एग्जामिनेशन ही तब होगी जब वो मशीनरी काम कर रही है। ठीक है, द एग्जामिनेशन हैज टू बी कैरीड आउट ओनली बाय स्पेशली ट्रेन अडल्ट। कौन एग्जामिनेशन करेगा उस मशीन का? ओनली स्पेशली जो ट्रेंड होते हैं अडल्ट्स, वो लोग। वेयरिंग टाइट फिटिंग क्लोथिंग, ऐसे ढीले ढाले कपड़े हमको नहीं पहने, लेकिन हमको टाइट फिटिंग सूट्स जो क्लोथिंग मिलती है जो कि आपके सेफ्टी अटायर से रिलेटेड है, उसी को आपको पहन करके सिर्फ आप एग्जामिनेशन कर सकते हो। सच अ वर्कर इज नॉट टू बी अलाउड टू हैंडल अ बेल्ट एट अ मूविंग पुली अनलेस द बेल्ट इज लेस देन 6 इंचेस इन विड्थ। ठीक है, वो वर्कर जो है ही इज नॉट अलाउड, उसको अलाउ ही नहीं है कि वो हैंडल करे किसी बेल्ट को एट अ मूविंग पुली, जब पुली मूव कर रही है, जब तक कि बेल्ट क्या है, इट इज लेस देन 6 इंचेस इन विड्थ एंड द बेल्ट जॉइंट इज ईदर लेस्ड और फ्लश विद द बेल्ट। ठीक है, women and young persons are not allowed to clean or lubricate or adjust or any part of the prime mover, ना तो प्राइम मूवर का ना तो ट्रांसमिशन मशीनरी का। प्राइम मूवर जो मेन इंजन है वो जो मूव कर रहा, ना कि उसका, ना ही ट्रांसमिशन मशीनरी का जिसके थ्रू वो चीज व्हील में ट्रांसफर हो रही है। कौन नहीं कर सकता है? विमेन और यंग पर्संस को तो बिल्कुल भी अलाउड हमने करा ही नहीं है। ठीक है, कि आप उसकी ल्यूब्रिकेशन करिए, उसकी ऑयलिंग करिए, उसकी ओवरहॉलिंग करिए व्हेन द मशीनरी इज इन मोशन। ओनली अडल्ट्स ये बात कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, एंड स्पेशली ट्रेनिंग, जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, एंड वाइल वेयरिंग ओनली टाइट फिटिंग क्लोथ्स। ठीक है, उनका पर्टिकुलर अटायर भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 23, और ये किसके बारे में बातें करता है? देखो, क्वेश्चन इसी तरह से बन सकते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि आपसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस ऑन डेंजरस मशीन्स इट इज गिवन इन विच सेक्शन? 21, 22, 23, 24। तो आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि सेक्शन 23 बातें करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्संस ऑन डेंजरस मशीन्स इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। No young person shall be allowed to work at any machine unless he has been fully instructed as to the dangers arising in connection with the machinery। किसी भी यंग पर्सन को आप एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकते हो। यंग पर्सन मतलब 14 से जो 18 साल के बच्चे, एक तरह से बच्चे ही कह लिए जाएंगे, बिकॉज अडोलेसेंट एज होती है। 18 ईयर जब वो कंप्लीट कर लेंगे तब वो अडल्ट होते हैं। जो यंग पर्सन है, जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, लोग हैं, इनको आप किसी भी खतरनाक मशीन पे एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकते हो। कब? जब तक कि आपने उनको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शंस ना दे दिए कि बेटा ऐसे ऐसे डेंजर्स हो सकते हैं, आप इस मशीनरी पे काम कर रहे हो, आपको क्या क्या यहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दे शुड हैव रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग इन दी वर्क एट दी मशीन। पहले आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, उनको प्रिकॉशंस के बारे में बताओगे, उनको डेंजर्स के बारे में बताओगे जो कि अराइज हो सकते हैं, और बी अंडर एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ अ पर्सन। या तो एक सुपरवाइजर मतलब एक ट्रेंड, एक अडल्ट पर्सन के अंदर रख के आप उनसे काम करवा सकते हो जिसको सफिशिएंट नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। ओके,
Now, the state government is empowered to prescribe the machines on which young persons are not to be employed. हमेशा मैंने आपको बताया और फिर से यही बता रही हूँ कि यहाँ पे रूल्स कौन बना सकता है, यहाँ पे रूल्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और क्या बोल रही है वो कि ऐसी कौन सी मशीन है जिन पे इतनी खतरनाक है जहां पर आप यंग पर्सन का एम्प्लॉयमेंट कर ही नहीं सकते हो, और ये कौन बताएगा, ये सिर्फ बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। Next we will talk about striking gears and devices to cut off power। ठीक है, now this is section 24 और ये किस बारे में बातें करता है, ऐसे कौन से स्ट्राइकिंग गेयर्स है, मैंने आपको गेयर के बारे में भी बताया था। ठीक है, ओके, तो स्पाइक्स क्या होते हैं, स्पर्स क्या होते हैं, स्पाइक्ड व्हील्स क्या होते हैं, तो ऐसे कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनसे कि आप इमीडिएटली पावर को कट ऑफ कर सकते हो। Suitable striking gear और other efficient mechanical appliances shall be provided। इस तरह के appliances को प्रोवाइड करना चाहिए। ड्राइविंग बेल्ट्स की बात करें, when not in use, जब उनका यूज नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वो ऊपर ही पड़े हुए हैं और उनको कोई हटाने वाला ही नहीं है। दिस irresponsible thing should not be done। ड्राइविंग बेल्ट्स when not in use shall not be allowed to rest or ride upon shaft that is in motion। ऐसी मशीनरी जो चल रही, शाफ्ट जो चल रहा है उसके ऊपर ये नहीं कि वो झूल रहे हैं, और जब वो बेल्ट्स यूज में नहीं है तो आप उनको हटा के किनारे प्रॉपर्ली रखिए। In every factory suitable devices for cutting off power in emergency। अब पावर कट ऑफ जब तक कि आप शट डाउन नहीं करोगे तब तक क्या होगा, उस पर्टिकुलर मशीनरी को आप ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने उस पर्टिकुलर स्विच के द्वारा उसको स्टॉप करने की कोशिश करी तो व्हाट विल हैपन, वो एक दो टर्न्स लेकर के आराम से ही स्टॉप करेगी, है ना, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हो जाएगी। अब किसी इंसान को मान लो थोड़ा सा हाथ आ गया है, जब तक आप स्विच ऑफ करोगे तो वो तो मशीन 2-3 राउंड्स लेके स्टॉप होगी, वो इंसान तो गया। हमें वहां पे ऐसे इमरजेंसी और एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ की जरूरत है कि वो मशीन जिस मोशन में वो वहीं के वहीं रुक जाए, एकदम से वो थम जाए, तब तो उस इंसान की जान बच सकती है। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या अपने फैक्ट्री में, उस वर्क रूम में जहां पे काम हो रहा आपने लगाए हैं, आपने नहीं लगाए तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ऐसे डिवाइसेस लगाइए जिससे पावर को एकदम से कट ऑफ कर सके, तुरंत की तुरंत शट डाउन हो जाए अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हो जाती है। और इस तरह की फैसिलिटी हर एक वर्क रूम में प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है, जहां पर भी ऐसे डेंजरस मशीन्स पे काम चल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। अब देख लो स्ट्राइकिंग गियर क्या है, ये स्पाइक्ड व्हील्स वाला है। अगर मैंने इसको भी किसी मशीनरी में लगा दिया या दे दिया तो वो जो मशीनरी जो जिसमें व्हील लगा जो रोटेट कर रही है, इट वुड बी स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, या फिर मैंने पावर कट ऑफ कर दी, एकदम से शट डाउन कर दी, तो भी वो मशीन वहीं की वहीं रुक जाएगी। नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करते हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन। सेक्शन 25 बातें करता है सेल्फ एक्टिंग मशीन। अब ये क्या होता है, नो ट्रेवर्सिंग पार्ट, ठीक है, or a self-acting machine in any factory and no material carried thereon shall, if the space over which it runs is a space over which any person is liable to pass। देखो यहाँ पे सीधी सी इसकी बात ये हो रही है, ट्रेवर्सिंग मतलब ऐसा पार्ट जो आगे पीछे साइड बाय साइड मूव करता हो। मैंने एक मशीनरी को बीच में लगा दिया, लेकिन मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जब वो मशीनरी चलती है ना तो वो आगे 2 फीट तक मूव करके चलती है, वो इधर भी जाएगी, साइड में भी जाएगी, बगल में भी जाएगी, आगे भी जाएगी, पीछे भी जाएगी। उसका काम ही ऐसा है, जो बीच में पर्टिकुलर बेंच को गाड़ दिया लोहे का, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीन। मशीनरी तो उसके अगल बगल घूम के काम करेगी। गो टू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड यू विल योरसेल्फ विटनेस कि किस तरह से मशीनरीज काम करती हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू। इस तरह की मशीनरी लगी होती है, ठीक है, जो फैल के काम करती, जो खुल के काम करती है। फाइन, तो इस तरह की कोई भी मशीन मुझे पता है कि जिसका काम है जो अपने में एक्सपैंड कर जाएगी, तो उस एक्सपेंशन में तो कोई इंसान नहीं आ जाएगा। मैंने ये नोटिस ही नहीं करी जब मैंने उसका लोकेशन मैंने सेट किया, मैंने उसको लेआउट किया या मैंने उसको प्लांट करा है कि वो मशीन को ज्यादा जगह की जरूरत होगी, क्योंकि वहां से लोग आ जा भी रहे हैं। ऑल राइट, मशीन जब काम करेगी तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, तो उस समय तक कोई वर्कर उसके में नहीं आ जाएगा। दिस यू हैव टू सी एंड टेक इनटू कंसिडरेशन। आगे क्या लिखा है, बी अलाउड टू रन ऑन इट्स आउटवर्ड और इनवर्स ट्रेवर्स विद इन अ डिस्टेंस of 45 centimeters from any fixed structure which is not a part of the machine। आपको क्या यहां से देखना है, 45 सेंटीमीटर तक उसके कोई भी इंसान का आना जाना वर्कर का नहीं होना चाहिए। कितना है, इनवर्ड और आउटवर्ड ट्रेवर्स कर रही विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर्स फ्रॉम एनी फिक्स स्ट्रक्चर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीन। जो फिक्स स्ट्रक्चर है जिसको आपने बीच में आपने रख दिया है, एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीन, वो मशीनरी का पार्ट है ही नहीं। मशीन तो उसके अगल बगल
घूम के काम करती है। ओके, सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि जब वो मशीन काम करती है, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हैं, तो उसके में कोई इंसान आते जाते या कोई वर्कर ना आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। भाई केसिंग का मतलब भी यही होता है। ऑल राइट, ऑल मशीनरी ड्रिवन बाय पावर। पावर्स का मतलब क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रिक पावर जिसमें इन्वॉल्व होती है, ह्यूमंस की पावर इन्वॉल्व नहीं है। एंड इंस्टॉल्ड शुड बी सो संक, एनकेस्ड करवा दो और अदरवाइज इफेक्टिवली गार्डेड एज टू प्रिवेंट डेंजर। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये मशीनरी है, कैन यू सी दिस? ये स्पाइक व्हील्स लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, दिस पिक्चर आई हैव पुट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ये मशीनरी जब इस तरह के व्हील्स रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है, काम करते करते कभी मेरी आधी उंगली आ गई, तो इसको किस तरह से देखो, उसको केसिंग कर दी है, इस चीज के अंदर लगाया गया है। कैन यू सी दिस? ये गार्ड लगा दिया गया है। अब इसके अंदर वो रोटेट करेगी ना, तो कभी गलती से भी किसी का हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट उसमें इफेक्टेड नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। दिस इज सेक्शन नंबर 26। हमने सेक्शन फर्स्ट वाले में भी बात कही थी ना, जब सेक्शन 20 से हम बातें कर रहे थे। विच सेक्शन इट वॉज? दैट वॉज सेक्शन नंबर 21। हमने फेंसिंग ऑफ मशीनरी की यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात कही थी। ठीक है, यहाँ पर भी वो यही बातें कर रहा है। ऑल राइट, दैट केसिंग ऑफ मशीनरी, न्यू मशीन शुड बी देयर एंड इट इज गिवन इन सेक्शन 26। फाइन, तो आपको सेक्शंस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 11 से लेकर 20 तक के कौन से सेक्शंस थे? 11 से लेकर 20 तक हमारे सेक्शंस दिए थे हेल्थ वाले कंसंट्रेशन में थे ना। हेल्थ मतलब हाइजीनिक कंडीशन, वेंटिलेशन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करने चाहिए, वहां पे क्रैशेस प्रोवाइड करने चाहिए। सो फ्रॉम 11 to 20 इट वॉज गिवन इन हेल्थ वाला पार्ट, जब हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ और हाइजीन में पढ़ा था इन फैक्टरीज एक्ट 1948। 21 से लेकर के 40 जो आगे के पार्ट से वो हम लोग एक्सीडेंट्स और सेफ्टी में पढ़ रहे हैं, विच इज गिवन अंडर योर फैक्टरीज एक्ट 1948। ग्रेट, तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की। सेक्शन 26, इज इट क्लियर? केसिंग ऑफ न्यू मशीनरीज। ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट इनटू द वेरी नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 27। सेक्शन 27 किस बारे में बातें करता है? प्रोहिबिशन करना है एम्प्लॉयमेंट का। किसका? भाई विमेन और चिल्ड्रन को आप बिल्कुल भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते। कहां पर? कॉटन ओपनर्स जहां पे लगे। विमेन और चिल्ड्रन को आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते हो। कहां पर? जब वो मशीनरी पर्टिकुलरली मोशन में, वहां साफ लिखा हुआ है कि आप विमेन और चिल्ड्रन उसमें अलाउड ही नहीं है, उसके पास भी नहीं अलाउड है कि वो मशीनरी की ओवरहॉलिंग करे, सिर्फ अडल्ट अलाउड है। अभी हमने पढ़ा है ये 2 स्लाइड्स पहले। ठीक है, एंड विथ पर्टिकुलर सेफ्टी अटायर दे आर अलाउड। सिमिलरली यहाँ पर भी जहां कॉटन ओपनर्स का काम हो रहा है, यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन का प्रोहिबिशन है, वो अलाउड ही नहीं है। नो वुमन और चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन। कॉटन प्रेसिंग मशीनरी जो होती है इन विच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क। ऑल राइट, विमेन और चिल्ड्रन को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 28। ये किसके बारे में बातें करता है? हॉइस्ट और लिफ्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉइस्ट एंड लिफ्ट? जब तक ये नहीं जाना तो मुझे नहीं पता आपने किस तरह से सेक्शन 28 को कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग में इसलिए मैंने कहा था बेटा पहले आप मशीनरी के बारे में समझ लो, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ लिफ्ट क्या होती है, हॉइस्ट क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, सो दैट व्हेन वी विल बी स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन हम उसके बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लिफ्ट हम सबको पता है, नॉर्मल बात है, हर तरह के अपार्टमेंट में लगी होती है, होम्स में, हमारे घरों में भी लगी होती है और बहुत सारे मॉल्स में भी लगी होती है। लेकिन हॉइस्ट क्या होता है? हॉइस्ट भी यही होती है लिफ्ट, बट इट इज एम्प्लॉयड। ये कहाँ पे इम्प्लांटेड होती है? ये कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में लगी होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, वो सामान उठाने और नीचे ले जाने के लिए और लोगों को भी ऊपर नीचे करने में इट हेल्प्स। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट्स एंड हॉइस्ट की हॉइस्ट हमेशा कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पर ही यूज होती है और लिफ्ट्स क्या होता है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या फिर आपके मॉल्स वगैरह में यूज होती है। इसके बारे में हम क्या जानेंगे? एवरी हॉइस्ट एंड लिफ्ट शुड बी इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, उसकी कंडीशन गुड होनी चाहिए और प्रॉपर्ली चेक होनी चाहिए टाइम टू टाइम। द मैक्सिमम लोड इट कैन कैरी मस्ट बी क्लियरली मेंशन। जो लोड वहां पे वो कैरी कर सकती, लाइक 50 kg है ना, या फिर 110 kg इज अलाउड। आप लिफ्ट्स में जाइए, वहां पे पर्टिकुलरली वेट मेंशन होता है और अगर वो ओवरलोड हो जाती है लिफ्ट तो वो चलती भी नहीं है। Isn't it? It starts giving you a kind of sound। तो कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। ये तो हमारे डेली लाइफ एग्जाम्पल है जो जिनको कि हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वहां पर ये पर्टिकुलरली वेट मेंशन होता है। इसके ऊपर जाकर के आप उसमें सामान नहीं भर सकते हो, लोगों को नहीं रख सकते हो। ठीक है, द गेट शुड बी लॉक्ड बाय इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मेथड होता है लिफ्ट्स में भी, अगर आपने ध्यान दिया हो। ठीक है, इट शुड बी इंटरलॉक्ड। सेफ मेथड, ऐसा नहीं हो कि वो फ्लोर्स के बीच में और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया।
कितना बड़ा सोचो प्रॉब्लम हो जाएगी और कितने लोगों की वहां पे जान चली जाएगी। ऐसा वहां पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टू बी प्रॉपरली एग्जामिन्ड इन एवरी 6 मंथ्स, लिफ्ट्स है या हॉइस्ट है, हर 6 महीने पे इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है। नो लिफ्टिंग मशीन और अप्लायंस शैल बी डीम्ड टू बी अ हॉइस्ट और लिफ्ट अनलेस इट हैज अ प्लेटफॉर्म और केज, जब तक कि किसी में प्लेटफॉर्म नहीं होगा खड़े होने के लिए और वो केज्ड नहीं होगी, मतलब एनकेस्ड नहीं होगी, पूरी चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ विच इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय अ गाइड और गाइड्स, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर ही डायरेक्शन और उसका मूवमेंट एक पर्टिकुलर ही होगा, ठीक है। तब तक कि आप उसको लिफ्ट नहीं कह सकते, उसमें प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो केज होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक इट इज प्रॉपरली गाइडेड। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो हमने सेक्शन 28 तक देख लिया है। आगे के सेक्शंस के बारे में मैं आपसे बातें करूंगी, हम लोग 40 तक जाएंगे, हम लोग बहुत सी और भी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड एटलीस्ट गो ऑन रिवाइजिंग, बिकॉज सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मैं आपको प्रूव कर दूंगी, मैं लेकर के खुद भी आऊंगी आपके लिए एमसीक्यूज इन विच यू विल बी सीइंग कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस बने हैं, आपके पीवाईक्यू में बने हैं, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद एवरी पॉसिबल थिंग जो मैं आपकी अपनी तरफ से दे सकती हूँ। ऑल माई एफर्ट्स वुड बी पुट इनटू इट, बट फ्रॉम योर साइड यस योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल कमेंट करिए, आप अपनी क्वेरीज को पुट अप कर सकते हैं एंड जस्ट रिवाइज बिफोर कमिंग इनटू माय नेक्स्ट क्लास। सो यस, keep revising and we will meet into a very next video that would be absolutely tomorrow. So have a nice day and bye bye.